पहले एक्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी धारा आपके एग्जाम में आ सकती है और क्या क्या पूछ सकते हैं, मेनली क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक्ट का देखो, ये घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था ये भी पढ़ लिया हमने। और इसमें आगे सबसे पहले कि संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारंभ, नाम आपको पता लग गया, लागू डेट आपको पता लग गई। और ये कहाँ कहाँ परिवर्तन में है, ये देखो ये संपूर्ण भारत में लागू होता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर जो 370 हटी थी, उसके बाद से संपूर्ण भारत में, जो कि आंशिक परिवर्तन 370 आर्टिकल 370 संविधान में हुआ था, ये भी आपके पूछ सकते हैं, जिससे ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। कहाँ कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारत में। कुल 106 एक्ट थे जिनका कि संपूर्ण भारत में परिवर्तन हुआ था, जिसमें ये भी शामिल है। तो संपूर्ण भारत में लागू होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं धारा 3 घरेलू हिंसा। इसका आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि घरेलू हिंसा की परिभाषा किसमें दी गई है, तो धारा 3 में दी गई है। और महिलाओं के साथ कितने तरह के दुर्व्यवहार हो सकते हैं, तो शारीरिक हो सकता है, फिजिकल, लैंगिक सेक्सुअल एब्यूज हो सकती है, मौखिक और भावनात्मक ओरल और इमोशनल दुर्व्यवहार हो सकता है, और आर्थिक इकोनॉमिकल दुर्व्यवहार भी हो सकता है। तो इस 5 के अलावा एक दे दिया, जैसे सामाजिक अलगाव की घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है या नहीं, तो नहीं आता। ये 4 अगर बिंदु दिए हुए हैं तो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगी। किसी भी महिला को कोई तंग करना, परेशान करना, कोई अपने एक्ट से, किसके द्वारा? 2 थे देखो, एक तो पीड़ित कौन थी? जो महिला थी, एक था प्रत्यर्थी। तो प्रत्यर्थी के द्वारा, जो घरेलू नातेदारी में साझाग्रस्ती में रह रहे हैं, उनके द्वारा चाहे शारीरिक रूप से, चाहे लैंगिक रूप से, मौखिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से तंग परेशान करना, तो इस घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें कोई चाहे दहेज की संपत्ति की, दहेज की अन्य संपत्ति की मांग के संबंध में तंग परेशान करे तो भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा, या इस बात की कोई धमकी देता है तो भी, या किसी उसका नातेदार कोई निकट संबंधी है उसको क्षतिकारित करने की, कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा। तो ये तो होगी शॉर्ट शब्दों में घरेलू हिंसा की परिभाषा। तो अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार क्या होता है? शारीरिक दुर्व्यवहार में महिला पे कोई हमला करना, कोई चोट कारित करना, कोई आपराधिक बल का, क्रिमिनल फोर्स का उस पर उपयोग करना, ये इस तरह की कोई फिजिकल एब्यूज मानी जाएगी। तो लैंगिक सेक्सुअल एब्यूज क्या होगी? तो महिला की जो गरिमा है, जो लैंगिक प्रकृति की उसकी गरिमा है, उस लैंगिक प्रकृति की गरिमा के बारे में उसका कोई अपमान करना, लैंगिक रूप से, कोई भद्दे शब्दों से तिरस्कार करना उसका, या अन्यथा कोई ऐसी बात बोलना जिससे उसको लैंगिक रूप से, सेक्सुअल रूप से उसको गाली मतलब एब्यूज देना, इस तरह का दुर्व्यवहार करना लैंगिक दुर्व्यवहार माना जाएगा। अब आ गया मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि महिला का मौखिक भावनात्मक क्या हो गया? कोई अपमान, उपहास, उसको गाली वगैरह देना, उसको संतान न होने पर गाली देना, विशेषतः नर संतान पुत्र न होने पर गाली देना, ये सब मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में आ जाएगा। और आर्थिक दुर्व्यवहार क्या होता है? आर्थिक दुर्व्यवहार मतलब रूढ़ि प्रथा के अनुसार या कोई अन्यथा आर्थिक रूप से उसके भरण पोषण के लिए, महिला के भरण पोषण के लिए, या उसको प्रॉपर्टी में कोई राइट है या अन्यथा उसमें निहित है जो राइट, उससे रोकना, या उसका भरण पोषण न करना, या उसका जो भी संसाधनों तक पहुंच है उसकी, उन जैसे उसका कोई स्त्री धन है उस तक पहुंच से रोकना। तो इस तरह का दुर्व्यवहार प्रत्यर्थी द्वारा पीड़ित के साथ साझाग्रस्ती में किया जाता है, तो ये आर्थिक दुर्व्यवहार माना जाएगा। तो इस तरह ये 3-4 तरह के दुर्व्यवहार है, जिसमें वैसे 5 हो गए। देखो, पहला शारीरिक, फिर लैंगिक, फिर मौखिक, फिर भावनात्मक और फिर आर्थिक। तो 5 तरह के दुर्व्यवहार को अलग अलग पूछ सकते हैं। संतान वाला आएगा, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक में उसका भरण पोषण हो गया, उसके मतलब जो भी वित्तीय, जो भी पैसों की जरूरत है उस पर उस तक पहुंचने ना देना उसको, या कोई मतलब स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति, उसमें उसका कोई संपत्ति में हित है उससे वंचित करना, ये सारे आर्थिक। लैंगिक, कोई उसकी मतलब उसके शारीरिक बनावट पे इस तरह के कोई लैंगिक मतलब सेक्सुअल एब्यूज करना उसको, ये लैंगिक में आ जाएगा। शारीरिक, उसको फिजिकल रूप से हमला करना, आपराधिक बल का मारपीट करना, ये सब शारीरिक। तो इस तरह की घरेलू हिंसा की परिभाषा आप समझ सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद है धारा 3 के बाद धारा 4। तो धारा 4 क्या कहती है? संरक्षण अधिकारी को सूचना देने वाले, जो सूचना संरक्षण अधिकारी है, जैसे किसी क्षेत्र में संरक्षण अधिकारी नियुक्त है, उसको कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देता है कि हमारे पड़ोस में घरेलू हिंसा हो रही है, तो सूचना देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, अगर वो सही सूचना दे रहा है, सद्भावपूर्वक, गुड फेथ में दे रहा है, कोई
विद्वेष पूर्वक नहीं, गलत झूठी सूचना नहीं दे रहा है तो दायित्व का अपवर्तन, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर जानबूझकर झूठी सूचना दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही इसमें दिया गया है कि मतलब जो भी संरक्षण अधिकारी को सूचना देते हैं घरेलू मतलब हिंसा के बारे में, तो उसके दायित्व का अपवर्तन है, वो अगर सही है अपने आप में तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। जैसे कोई संरक्षण अधिकारी को एक व्यक्ति ने सूचना दी, सूचना के बाद संरक्षण अधिकारी उस घर में जाता है और उस महिला से पूछता है क्या आपके साथ आपके घर वालों के द्वारा घरेलू हिंसा हो रही है। महिला मना कर देती है, नहीं हो रही मेरे खिलाफ। तो किसने कहा है? तो इस पे ये है कि अगर इसने जैसे जिस भी व्यक्ति ने सूचना दी अगर वो सही है तो महिला तो कोई दबाव में या अन्यथा मना कर सकती है अपने घर बचाने के लिए, तो उसके दायित्व का अपवर्जन है कि उसके खिलाफ कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, यही कह रहा है। अगर वो सही है तो आस पड़ोस से पता करने में पता लगता है कि नहीं इनकी बात तो सही थी लेकिन महिला मुकर गई। फिर इसके बाद है सेक्शन 5, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य है, इसके बारे में बताते। इनमें से जो भी देखो पुलिस अधिकारी, क्षेत्र का पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट है, इनके ये कर्तव्य है कि जो भी जिस भी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है उसके जैसे संरक्षण अधिकारी के द्वारा घरेलू घटना रिपोर्ट DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार होती है जो कि संरक्षण अधिकारी तैयार करता है। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसकी मतलब घरेलू घटना रिपोर्ट जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है वो प्राप्त होने पर इनका कर्तव्य है कि उस महिला को अवगत कराए कि आपको इस मतलब एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत 18 से लेके 20 तक आपको अधिकार है। संरक्षण आदेश का अधिकार है, निवास आदेश का अधिकार है, प्रतिरक्षा आदेश का अधिकार है, प्रतिकर आदेश का अधिकार है। इस तरह उसको अवगत कराना चाहिए महिला को, इसमें ये दिया गया है। और सर्विस प्रोवाइडर है उनके बारे में भी बताया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ लेंगे। इसके बाद एक सेक्शन आएगा उसमें, और उसको ये भी बता कर्तव्य है कि उसको मुफ्त मतलब जो विधिक शिक्षा है, मतलब मुफ्त विधिक सहायता के बारे में उसको अवगत कराना चाहिए। जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वो मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार है, उसके बारे में बताना चाहिए। और उसको ये भी बताया जा सकता है कि आप 498A भारतीय दंड संहिता के तहत परिवाद भी कर सकते हो। और पुलिस अधिकारी है जो उसका ये भी कार्रवाई कर सकता है, अगर महिला इच्छुक है उसको बता सकता है कि संज्ञेय अपराध की हमें सूचना मिली है, हम CRPC के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि 498 मुकदमा दर्ज कर सकते हैं वो, क्योंकि 498 एक तरह से संज्ञेय अपराध, संज्ञेय को एक तरह से समझ सकते हैं गंभीर प्रकृति का जो अपराध, गंभीर। और दूसरा आप संज्ञेय की परिभाषा इस तरह समझ सकते हो कि जो दंड प्रक्रिया संहिता के पीछे शेड्यूल दी गई है उसमें कैटेगरी वाइज दे रखे हैं कि अलग अलग अपराध है जो भारतीय दंड संहिता है उनकी कैटेगरी बांट रखी है, ये संज्ञेय, ये संज्ञेय। और इसके बाद है आश्रय गृह, शेल्टर होम्स। देखो कोई महिला के आगे पीछे कोई आसरा नहीं है, कोई उसको संभालने वाला नहीं है, तो उसको शेल्टर होम की सुविधा, अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है महिला को तो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे साथ में। ये जनरल सेक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, संरक्षण जो कि अपॉइंटमेंट और प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 8 दिया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप ये पूछ सकते हैं कि कहाँ होती है, कौन से सेक्शन के तहत होती है, सेक्शन 8 में होती है, तो ये आपको ध्यान रख। तो ऐसी नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, ये ध्यान रखना। जितने आवश्यक है अधिसूचना द्वारा एक ऑर्डिनेंस जारी करके जितने आवश्यक हो, विशेषतः महिलाएं होंगी, योग्यता महिलाएं, अगर महिलाएं उपलब्ध ना हो तो पूरी पुरुष को भी, किसी आदमी को भी संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। तो 8 में इतना ही ध्यान रखना है। अब ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य क्या है, करते क्या है, 9 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर्तव्य और काम किस में दिए गए हैं, तो सेक्शन 9 में दिए गए हैं। देखो प्रोटेक्शन ऑफिसर, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। विशेषतः महिला होगी, नहीं तो महिला उपलब्ध नहीं है तो पुरुष भी हो सकता है। दूसरी बात, ये मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा और जो भी सरकार भी इसको कर्तव्य सौंपेगी, इसकी ड्यूटीज बताएगी, उस अनुसार ये कार्य करेगा। और मजिस्ट्रेट जो भी कार्य कहता है उसमें सहायता करेगा। 2 दिन में मजिस्ट्रेट, जैसे 12 में आवेदन होगा तो आवेदन के पश्चात दूसरे पक्षकार को उस आवेदन के साथ उसके प्रति की तामील, मतलब सूचना की तामील जो भी है दूसरे पक्षकार को सुनवाई के लिए 3 दिन के अंदर, मतलब उसको जिस दिन प्राप्त होती है उससे 3 दिन में, वैसे 2 दिन में तामील करवाएगा। ये नोटिस उस पर सर्व करेगा 2 दिन में, ये ध्यान रखना है। और DIR मैंने आपको बताया पहले भी, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उस संबंधित क्षेत्र में घरेलू घटना रिपोर्ट, घरेलू हिंसा इंसिडेंट रिपोर्ट है, घरेलू हिंसा के संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगा कि किस महिला के संबंध में एक सूची बनाएगा, इन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उसकी सूचना पुलिस ऑफिसर को देगा, पुलिस थाने में देगा, संबंधित सेवा प्रदाता को देगा,
सर्विस प्रोवाइडर को इसके नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ लेंगे कि कौन होता है सर्विस प्रोवाइडर। उसको सूचना देगा, मजिस्ट्रेट को सूचना देगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करवाएगा और उस महिला को ये भी बताएगा कि आप मुफ्त विधिक सहायता भी ले सकते हो, और सेवा प्रदाताओं की सूची भी अपने पास बना के रखेगा। और उसको अगर उसके पास रहने के लिए कोई आश्रय घर नहीं है, शेल्टर हाउस नहीं है, तो शेल्टर हाउस में उसको भेजेगा, उसकी सुविधा करवाएगा। मतलब शेल्टर हाउस में अगर उसको चोट लगी हुई है तो उसका मेडिकल या कोई अन्य था उसका मेडिकल मतलब मुआवना करवाना जरूरी है तो मेडिकल मुआवना करवाएगा उसका। और अगर सेक्शन 20 के तहत इकोनॉमिक जो दंडनीय अनुतोष है वो भी दिलवाएगा उसको, उसमें सहायता करवाएगा। सीआरपीसी के अनुसार उसकी प्रक्रिया में जैसे उसका एग्जीक्यूट करवाना है, उसका निष्पादन करवाना है, उसमें भी मदद करेगा। और अन्य कोई भी जो ड्यूटी उसकी है जो सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित की जाती है उसमें भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ये ध्यान रखना सेक्शन 9 में क्या क्या इसके प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य करते हैं। अब आ गया 10 सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता क्या होता है? देखो, सेवा प्रदाता वो होते हैं इस एक्ट के तहत एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक तरह से, और जो कि सोसाइटी रजिस्ट्री करता अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड होते हैं। इनका काम भी लगभग देखा जाए तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरह ही होता है, लेकिन उससे कम होता है। ये क्या करते हैं? ये भी घरेलू जो हिंसा रिपोर्ट है वो उसके संबंध में दे सकते हैं। घरेलू हिंसा रिपोर्ट हो रही है या घरेलू हिंसा हो रही है उसके संबंध में रिपोर्ट दे सकते हैं, मेडिकल जांच करवा सकते हैं, जो भी महिला है उसको या शेल्टर होम आश्रय गृह प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरह के ये इनके कार्य होते हैं, जो कि DIR रिपोर्ट अभिलिखित की जाती है तो उसको मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, उसमें मदद करवाते हैं। मतलब महिला का एक तरह से प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरह ही सर्विस प्रोवाइडर महिला की जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है उसमें मदद करते हैं। और सरकार के क्या कर्तव्य है जो कि दिया गया सेक्शन 11 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरकार के कर्तव्य किस में दिए गए? सेक्शन 11 में। ध्यान रखना है आपको। सरकार के कर्तव्य में सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि ये मीडिया के माध्यम से प्रचार करेगा इस, जो कि गांव में कई जगह पर इस एक्ट से अब तक महिलाएं अवगत नहीं है उनको, मतलब इसका टेलीविज़न से, मीडिया से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार करेगा, अखबार के माध्यम से जितना हो सके। और जो भी पुलिस ऑफिसर है या न्यायिक कर्मचारी है उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी हो उनके लिए ट्रेनिंग अलग अलग ऑर्गेनाइज की जाएगी, इस एक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी और उन प्रोटोकॉल इनके तय किए जाएंगे। विभागों के, न्यायालय के जो भी कर्मचारी उनके प्रोटोकॉल भी तय किए जाएंगे। तो इसमें ये इतना बताया गया सेक्शन के अनुसार। और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 12 में क्या है? मजिस्ट्रेट को आवेदन होता है, इसमें एप्लीकेशन लगती है। एप्लीकेशन किस में लगती है? तो सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट के समक्ष, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो सेक्शन 12 में कौन आवेदन करेगा? व्यथित व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति। किसकी तरफ से? व्यथित व्यक्ति की ओर से। अगर ये कोर्ट में नहीं आ सकता है तो कोई भी इसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इसके रिश्तेदार, रिलेटिव या संरक्षण अधिकारी, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने पढ़ा था वो भी आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लग जाएगी तो मजिस्ट्रेट क्या देखेगा? घरेलू डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट देखेगा, घरेलू हिंसा को देखेगा, रिपोर्ट में क्या क्या अभिलिखित है घरेलू हिंसा इसके बारे में देखेगा। और इसके बाद क्या करेगा? सुनवाई को, जैसे जिस दिन ये आवेदन हुआ है उससे 3 दिन के बाद की नहीं होगी सुनवाई की तारीख, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर संरक्षण अधिकारी को ऑर्डर करेगा कि 2 दिन में दूसरी पार्टी है जो प्रत्यर्थी है उसको नोटिस की तामील कराओ। ये ध्यान रखना है 3 दिन बाद की सुनवाई नहीं होगी और 2 दिन में संरक्षण अधिकारी नोटिस की तामील करवाएगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 60 दिन के अंदर अंदर सुनवाई कर लेगा मजिस्ट्रेट। इसमें ये स्पष्ट रूप से ये प्रोविजन लिखा गया है कि 60 दिन में पहली सुनवाई जिस दिन हुई है उस दिन में इस एप्लीकेशन का निपटारा करेगा। तो 13 में जैसे 3 दिन के बाद की तारीख रखी तो 2 दिन में ये हमने पढ़ ही लिया, जो संरक्षण अधिकारी नोटिस की तामील कराएगा या न्यायालय कोई अन्य युक्त समय दे तो उसके अंदर तामील करवा देगा और 60 दिन में पूरा निपटारा कर दिया जाएगा। और 14 में है परामर्श का ये दिया गया है कि भाई काउंसलिंग दोनों पार्टीज के बीच, उनको कह देगा कि तुम व्यतीत व्यक्ति और प्रत्यर्थी को एक ही परिवार से हो, तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में परामर्श कर लो। और 2 महीने से ज्यादा की तारीख नहीं देगा, 2 महीने से ज्यादा कि अगर इनमें तुम्हारा मामला सुलझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो केस आगे चल पड़ेगा। इतना मतलब 14 में ये कहा गया है। और फिर असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट है, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता 15 में। और 16 है कार्रवाइयां बंद कमरे में की जाएगी, मतलब इन कैमरा, ये भी मैंने पहले बता दिया था। और साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, जो भी शेयर हाउस होल्ड है 17 में है कि उसमें निवास करने का अधिकार है, चाहे उसका कोई हक हित हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 वर्ष से 12 का केस भी बताया था। और इसके बाद है ये जो 5 आदेश हैं
संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक आदेश, अभिरक्षा आदेश और प्रतिकर आदेश। और इनका कोड भी बताया था PRMCC। इस तरह आप इनको याद रख सकते हो। प्रोटेक्शन, रेजिडेंस, मॉनेटरी, कस्टडी, कंपनसेशन। और इस तरह भी सनी इस तरह भी याद रख सकते हो। संरक्षण, निवास, आर्थिक, अभिरक्षा और प्रतिकर, इनका एक सीरीज ध्यान रखो, क्योंकि पूछ लेंगे कि सेक्शन 18 में क्या दिया हुआ है, तो संरक्षण आदेश, 19 में निवास आदेश दिया गया है। तो इस तरह एक सीरीज में इनको ध्यान रख लीजिए। अब सेक्शन 18 को समझेंगे कि 18 में संरक्षण आदेश में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है। देखो, इसमें 12 में आवेदन होता है, घरेलू हिंसा में मतलब आवेदन करती है। तो सर प्रोटेक्शन ऑर्डर में न्यायालय क्या क्या ऑर्डर दे सकती है? कुल 7 तरह के ऑर्डर दे सकती है कि दूसरे व्यक्ति को, जो कि पीड़ित व्यक्ति आवेदन करता है, उस पर पहली बात उसको आवेदन पे उस पर संभावना, उस पर ये लगता है, उसने 12 में आवेदन किया, उस पर कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ इसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या संभावना है होने की व्यतीत व्यक्ति के साथ, एग्रीव्ड पर्सन के साथ, तो उस पर प्रत्यर्थी है, तो रेस्पोंडेंट है, उसको क्या ऑर्डर देगा? उसको ऑर्डर देगा 7 तरह के ऑर्डर दे सकता है। पहला कहेगा कि भाई इस पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, उससे रोक देगा घरेलू हिंसा करने। और कोई घरेलू हिंसा में किसी तरह की ना तो सहायता करेगा, किसी भी परिवार के मेंबर को कहते हैं कि इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, आप ना तो किसी तरह की सहायता करोगे, ना ही इसके लिए अबेटमेंट करोगे, दुष्प्रेरण करोगे। और अगर वो नौकरी पेशे पे जा रही है तो उसको कोई रोक रहे हैं साझाग्रस्ती में नौकरी पे जाने से या बच्चे के स्कूल जाने से, तो उसमें उस पर भी रोक लगा देंगे, मतलब उसमें कोई दखल नहीं दोगे। या उस पर मतलब बच्चे के स्कूल के स्थान पे जाके उससे मिल रहे हैं तो उसके मतलब मिलने पे भी रोक लगा देंगे दूसरे जो साझाग्रस्ती में कोई अन्य मेंबर है। और उससे किसी भी तरह संपर्क करने से, टेलीफोन, व्यक्तिगत माध्यम से, ओरली या रिटर्न में किसी माध्यम से वो संसूचना कोई देने में, कम्युनिकेशन करने पे रोक लगा सकता है। और इसके अलावा इसमें पांचवा पॉइंट है, वो इस तरह ध्यान रखें कि जो भी संपत्ति है, कोई उनकी संयुक्त संपत्ति है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें उसके कोई विक्रय करने पे या अन्य संक्रमण करने पे, कहीं अन्यथा बेचने पे या इस तरह पे, मतलब न्यायालय की अनुमति के बिना उस प्रॉपर्टी को, चाहे जंगम स्थावर किसी तरह की बैंक लॉकर की प्रॉपर्टी, उसको कहीं भी ना तो बेचोगे ना उसको हिलाओगे, उस जगह वैसे जैसी है वैसे ही रहने दोगे। और उसके बाद अन्य कोई उसका जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर कोई आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो उस पर कोई किसी तरह की घरेलू हिंसा करने पे और अन्य कोई रीजनेबल ऑर्डर है वो कोर्ट दे सकती है। इस तरह ये 7 तरह के ऑर्डर दे सकती है। और दूसरा, अगर ऑर्डर देगी, प्रोटेक्शन ऑर्डर देगी, तो दूसरा व्यक्ति जो व्यतीत व्यक्ति के साथ जो अत्याचार करता है प्रत्यर्थी, उसको सुनवाई का अवसर जरूर देगी, उसको सुनेगी, सुनवाई का अवसर देने के बाद ये ऑर्डर देगी कि रियल में उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, तो सुनवाई का दूसरी पार्टी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात ऐसा ऑर्डर देगी। इसके बाद बढ़ते हैं 19 रेजिडेंस ऑर्डर, निवास आदेश। तो निवास आदेश में पहली बात क्या है कि उसको निवास कोई रह रही है, व्यतीत व्यक्ति साझाग्रस्ती में जो शेयर हाउस होल्ड है उसमें रह रही है, उसमें से पहली बात तो ये है कि उसमें उसको बेकब्जा करने, उसको वहाँ से हटाने से, उसको बाहर निकाल रहे हैं तो उससे रोक सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस एरिया में वो निवास कर रही है साझाग्रस्ती के, जिस एरिया में, वहाँ से अन्य व्यक्ति जो उस पर घरेलू हिंसा कर रहा है उसमें प्रवेश करने से रोक सकते हैं, या उसको कह सकते हैं हटने से, तुम भाई इस एरिया से हट जा, तो दूसरी जगह रहे, घर के दूसरे पार्ट में रहे, इस जगह नहीं रहेगा। और तीसरा, जिस एरिया में वो पीड़ित महिला रह रही है उस एरिया में अन्य घर के सदस्यों को प्रवेश करने से रोका जा सकता है या हटने का आदेश दिया जा सकता है। ये दोनों बातें एक दूसरे के सिमिलर ही है। हटने का आदेश किसी महिला को नहीं देंगे उस घर से बाहर निकलने का। जैसे पति तंग कर रहा है तो पति को कि तू दूसरी जगह रह, इस जगह नहीं, उसको मतलब दूसरी जगह रहने का आदेश दिया जा सकता है। तो उस घर से हटने का, महिला के खिलाफ ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। किसी तरह की प्रॉपर्टी है उसको बेचने से रोका जा सकता है, उसके उस प्रॉपर्टी में कोई हक है, कोई हित है, उनको अन्यथा मतलब वो हो सकता है कि वो अन्यथा उसको बेचे, हक हित को अपना छोड़ दे, त्यागे या किसी के पक्ष में छोड़ दे, तो वो उससे ये कोर्ट रोक सकती है कि न्यायालय की अनुमति के बिना ये चीज़ें नहीं की जाएगी। अन्य कोई महिला के लिए, जो पीड़ित महिला है उसके लिए ये भी कह सकती है कोर्ट कि कोई वैकल्पिक आवेश, कोई अन्य किराए पे लेके उसके आवेश के लिए मतलब आवास के लिए, उसके रहने की जगह के लिए व्यवस्था करो। और बंद पत्र, जो भी पीड़ित महिला को तंग परेशान करते हैं उनसे ये बॉन्ड भी भरवा सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कि इसको तंग परेशान ना करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए चैप्टर 8 में बॉन्ड के बारे में दिया गया है, जो कि सेक्शन 106 से 124 CRPC में दिया गया, ये प्रोसेस दिया गया है।
और जो संबंधित पुलिस स्टेशन का जो बाहर साधक अधिकारी है उसको भी इस संबंध में आदेशित कर सकता है कि कोर्ट इसकी सहायता के संबंध में ये जो भी ऑर्डर इस धारा के तहत दिए जाते हैं उनके रेगुलेशन में, उनके मतलब नियमन में, कि उनकी पालना करवाई जाए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक पढ़ सकते हैं कि जो भी पीड़ित महिला उसको कोई आवश्यकता है समुदाय के लिए, अन्य कोई किराए के संबंध में, अन्य समुदाय के लिए भी कोर्ट यहाँ कह सकती है। और इसके बाद लास्ट में अपन ये ध्यान रखेंगे इसमें कोई भी स्त्री धन जिसकी मतलब वो हकदार है महिला, उसके संबंध में कोर्ट आदेश दे सकती है। और इसके बाद है 20 में आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता मॉनेटरी रिलीफ में क्या क्या हो सकता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये जानेंगे कि मॉनेटरी रिलीफ में जो भी उसकी खुद की वित्तीय आवश्यकता है पीड़ित व्यक्ति की, पीड़ित महिला की, या संतान द्वारा जो भी उसका खर्चा पानी है उसके संबंध में अनुतोष मतलब रिलीफ दे सकती है कोर्ट, या उसके मतलब मेडिकल खर्चे हैं, या जो कि व्यतीत व्यक्ति है जो कि पीड़ित व्यक्ति उसके नियंत्रण में कोई संपत्ति है उसका नुकसान किया है, या कोई 125 में उसके लिए मेंटेनेंस है कोई वो पर्याप्त नहीं है, तो उस तरह का मेंटेनेंस यहाँ भी आर्थिक सहायता के अंतर्गत भी कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और जो भी मेंटेनेंस है एक मुश्त भी दिलाया जा सकता है, या फिर कोई एक मुश्त देने में सक्षम नहीं है तो किस्तों में भी दिलवाया जा सकता है। और जो ये रिलीफ ग्रांट करेगी कोर्ट तो जीवन स्तर देखेगी कोर्ट, क्या देखेगी, महिला का कैसी लाइफस्टाइल थी, उसका परिवार जो साझाग्रस्ती में रह रहे थे शेयर हाउस होल्ड में, तो उसके परिवार का क्या स्टेटस है, उस आधार पे मेंटेनेंस भरण पोषण डिसाइड करेगी। उसके परिवार के स्टेटस को ध्यान में रखेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और किस में दिया गया, सेक्शन 20 में। मेंटेनेंस का किस में प्रोविजन है, सेक्शन 20 में। मॉनेटरी रिलीफ भी आ सकता है क्वेश्चन। अगर इसके बाद भी वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो कोर्ट क्या करेगी, जहां पर भी वो नौकरी करता है तो उसकी तनख्वाह में से, जहां उसको नौकरी पे लगा रखा है, जो उसका मेन प्रबंधक है, उसको उसके वेतन में से काट कर आदेशित कर सकता है कि इसके वेतन की इतने जितने मेंटेनेंस की पूर्ति हो उतना हिस्सा पीड़ित महिला को दिया जाए, ऐसा ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। और इसके बाद जो भी प्रति है पक्षकारों की, इस ऑर्डर की आर्थिक सहायता का जो ऑर्डर किया जाता है, पक्षकारों को प्रतियां दे देंगे, दोनों पक्षकारों को एक एक प्रतियां, और संबंधित थाने का जो भी ऑफिसर इंचार्ज है उसको भी प्रति भेज देंगे। ये ध्यान रखना। ये हो गया आर्थिक सहायता किस किस तरह, ये पॉइंटों में हमने जान लिया। और इसके बाद है कस्टडी ऑर्डर, अभिरक्षा आदेश सेक्शन 21 में दिया जाता है। संतान के बारे में अभिरक्षा के संबंध में ऑर्डर दिया जाता है। ये सुनवाई के, जैसे मामले की सुनवाई चल रही है उसके किसी भी प्रक्रम में अभिरक्षा संबंधी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और जैसे पति पत्नी है, पत्नी पीड़ित महिला है और ये है प्रत्यर्थी, तो पति को अपने बच्चे से मिलने के आदेश भी कर सकता है, अगर जब तक कि कोर्ट को ये प्रतीत ना होता हो कि संतान के हितों की रक्षा नहीं होगी उससे मिलने से। अगर ये लगता है कि संतान पे गलत प्रभाव पड़ेगा पति के मिलने से, तो वो ऑर्डर नहीं देगा ऐसा मिलने का ऑर्डर। अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रभाव नहीं, बच्चे की इसमें मतलब हितों की सुरक्षा ही होगी, कोई उससे दिक्कत नहीं है, तो वो पति को अपने बच्चे से मिलने के ऑर्डर दे सकता है और बच्चे को पत्नी के पास ही रहने देगा। इस तरह का अभिरक्षा कस्टडी का ऑर्डर भी कर सकता है। कस्टडी जैसे पत्नी को दे दी और पति को बच्चे से मिलने का ऑर्डर किया, हफ्ते में 2 बार मिलोगे या 1 बार मिलोगे। अगर उसको ये है कि उससे मतलब इसके संतान के तो गलत प्रभाव पड़ेगा तो ऐसा ऑर्डर नहीं करेगा। और इसके बाद है 22 कंपनसेशन ऑर्डर, प्रतिकर ऑर्डर 22 में दिया गया। तो इस तरह अलग अलग ऑर्डर हमें ध्यान रखने हैं। संरक्षण कौन से में दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पूछेंगे क्वेश्चन। संरक्षण किस में दिया गया, निवास किस में दिया गया, आर्थिक और अभिरक्षा। उपरोक्त 18 से लेके 21 तक ये 4 हमने बातें पढ़ ली है। 4 के अलावा ये प्रतिकर आदेश इनके अतिरिक्त में हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ये सुनवाई के किसी भी प्रक्रम में दे सकते हैं प्रतिकर आदेश। इसमें शारीरिक मानसिक कष्ट पे या भावनात्मक कष्ट है उस पे, इमोशनली कोई कष्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, शारीरिक हुआ है, मानसिक हुआ है, उस पे अतिरिक्त ये प्रतिकर का कंपनसेशन का ऑर्डर उस महिला के पक्ष में, जो कि पीड़ित महिला है उसके पक्ष में कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। और जो भी उसको नुकसानी हुई है उसका संदाय किया जा सकता है। ये 22 में ये ध्यान रखना है। और इसके बाद है 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश मंजूर करने की शक्ति। ये मैंने आपको बताया है कि मजिस्ट्रेट अंतरिम ऑर्डर, कोई अंतरिम मतलब प्रारंभिक रूप से अंतरिम उसको ऑर्डर की आवश्यकता है, उसको न्याय संगत और उचित प्रतीत होता हो तो अंतरिम मतलब एक तरह से शुरू में रिलीफ देना, गुण दोष पे नहीं सुनवाई होती, शुरू में रिलीफ देते हैं। और कोर्ट का प्रथम दृष्टया ये समाधान होता है कि घरेलू हिंसा हुई है तो वो केवल मात्र ये भी बता दिया मैंने, उस जो पीड़ित महिला है उसके शपथ पत्र पर ही
ये एक पक्षीय ऑर्डर कर सकता है। तो इसमें ये बात बता दी है मैंने, एक पक्षीय मतलब एक बिन दूसरे पक्ष को सुने बिना भी ऑर्डर किया जा सकता है। और 24 में ये दिया गया है कि न्यायालय आदेश की प्रतियां निःशुल्क दोनों पार्टीज को दे देगा, और पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दे देगा, और सर्विस प्रोवाइडर को एक प्रति उपलब्ध करवा देगा। इन तीनों को कोर्ट निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध करवा देगा। और 25 में क्या दिया गया है, आदेश की अवधि और परिवर्तन। तो आदेश की अवधि और परिवर्तन देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दो प्रोविजन है दोस्तों, दोनों समझने के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदेश की अवधि में देखो इसमें ये बात लिखी हुई है, पहली बात तो सेक्शन 18 के संरक्षण आदेश के संबंध में आदेश में परिवर्तन कब करेगा, खास तौर पे ध्यान रखना पहले पॉइंट में, संरक्षण आदेश के संबंध में तो व्यथित व्यक्ति है, जो पीड़ित महिला है वो आवेदन करेगी, उसके पक्ष में संरक्षण आदेश दे रखा है, उसके आवेदन पे कि हमारे दोनों भी जो भी मैं साझाग्रस्ती में रही थी, हमारे बीच समझौता हो गया या मेरे साथ अब अन्याय नहीं होगा, ऐसा कहने में आवेदन करती है, तो इस चीज से जो भी ऑर्डर दिया जाता है उससे रिलीज कर देंगे, उससे उन्मोचित कर देंगे दूसरी पार्टी को, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरे में और अन्य कोई ऑर्डर है 18 के बाद 19वां मान लो 20वां निवास आर्थिक अभिरक्षा प्रतिकर आदेश, तो उनमें या तो महिला कर सकती है, प्रत्यर्थी भी कर सकता है, और व्यथित व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति दोनों में से किसी के आवेदन की प्राप्ति पर परिस्थिति अनुसार जैसा भी मजिस्ट्रेट को प्रतीत होगा वो आदेश में परिवर्तन कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। इसमें ये दो बातें खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद है 26 अन्य वादों एवं विधिक कार्रवाइयों में अनुतोष। 26 सेक्शन ये कह रहा है कि अन्य वादों एवं विधिक कार्रवाइयों में अनुतोष, मतलब जो यहाँ रिलीफ दिया जा रहा है इस एक्ट के तहत, तो ये अन्य जो भी रिलीफ है उनके अतिरिक्त में भी दिया जा सकता है और साथ साथ भी दिया जा सकता है। देखो दोस्तों, अतिरिक्त में भी हो सकता है और साथ साथ भी दिया जा सकता है, चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पहले 18 से 22 के जो अनुतोष हैं, जो रिलीफ हैं, इस अधिनियम के लागू होने से पहले नहीं दिए जाते थे तो भी अब दिए जा सकते हैं, पहले के मैटर में भी, और जो भी सिविल पारिवारिक दंड न्यायालय द्वारा दिया गया उनके साथ में अतिरिक्त में भी दे सकते हैं, उनके साथ में भी दे सकते हैं। ये क्या, इस पे कोई रोक नहीं है, अतिरिक्त भी हो सकता है, सीधी सी बात है इसमें। और इसमें मुख्य बात यह है कि कोई अन्य लॉ में कोई रिलीफ ले रही है पार्टी, 26 में ये ध्यान रखनी है कि अन्य लॉ में कोई रिलीफ ले रही है वो पार्टी, जो पीड़ित व्यक्ति ले रहा है, महिला ले रही है, तो वो मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, इस सेक्शन में लिखा हुआ बताना पड़ेगा, आप छुपा नहीं सकते हो। और 27 है क्षेत्राधिकार के बारे में। क्षेत्राधिकार में न्यायालय मैंने आपको बता दिया, जुडिस प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या MM महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट हो सकता है। और दूसरा, ये कहाँ करेंगे, कौन से क्षेत्राधिकार में, जो पीड़ित महिला है जो निवास करती है, पहली बात है पीड़ित महिला निवास करती है वहाँ केस दायर कर सकते हैं। दूसरी बात, निवास करती है, कोई कारोबार काम धंधा कर रही है। और दूसरी बार व्यथित व्यक्ति नहीं, प्रत्यर्थी, सॉरी, जो रेस्पोंडेंट है, जो प्रत्यर्थी है, वो निवास करता है, कारोबार करता है, वहाँ कर सकते हैं। और इसके साथ जहाँ पीड़ित महिला के साथ घटना हुई है यानी कि वाद हेतु सर्जित हुआ है, वहाँ कर सकते हैं। ये तीसरी बात, जहाँ घटना हुई है, मतलब पीड़ित महिला के साथ मारपीट हुई है, उसे तंग परेशान किया, या फिर कोई अन्य अनुतोष के संबंध में कोई बात है, वहाँ कर सकते हैं। और ये एक्ट है जो भी ऑर्डर दिया जाता है इस एक्ट के तहत, तो वो पूरे भारत में कहीं भी परिवर्तन में होगा। ये एक्ट सीधी सी बात है, पूरे भारत में लागू है तो कहीं भी परिवर्तनीय होगा, वो परिवर्तन में किया जा सकता है, कहीं भी उस आदेश का परिवर्तन किया जा सकता है। ये 27 अधिकारिता के संबंध में ये ध्यान रखनी है। और इसके बाद है 28 है प्रक्रिया के संबंध में। और इसके बाद ये प्रोविजन भी देखा जाए लीगली, इसको समझने के लिए प्रोसीजर कौन सा अप्लाई होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, तो सेक्शन 12 है जिसमें आवेदन होता है, सेक्शन 23 और 31 पे CRPC लागू होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी। और इसका ये तो है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, 12 का क्लोज फर्स्ट अलग है दोस्तों, और सेक्शन 23 का क्लोज 2 फर्स्ट में तो कार्रवाई की शुरुआत करती है, जहाँ पे घरेलू घटना रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आती है। 23 में 2 में जब प्रथम बार मामला सामने आता है, मजिस्ट्रेट का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है, तो उसके एफिडेविट पे वो शपथ पत्र पेश कर देती है महिला, तो उस एकमात्र शपथ पत्र पे दूसरी पार्टी उपस्थित नहीं होती है, तो एक पक्षीय कार्रवाई जहाँ करते हैं वहाँ पर कोर्ट खुद की प्रक्रिया बना सकता है, वहाँ CRPC अप्लाई नहीं होगी, वहाँ पर खुद की जो प्रक्रिया है उससे चल सकता है, उस पर कोई प्रक्रिया की रोक नहीं है कि वो CRPC से बाध्य होगी, वो अपनी खुद की प्रक्रिया कोर्ट गठित कर सकता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, खुद की प्रक्रिया कहाँ कर सकता है, 12(1) और 23(2) में। अब इसका 29वां है अपील, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अपील क्या होती है, अपील
जो कि नीचे की कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है। तो आदेश देने के बाद इनकी प्रति तो देंगे पार्टी को, जो पीड़ित महिला है उसको प्रति देंगे, या दूसरा पक्षकार प्रत्यर्थी है उसको प्रति देंगे। तो इस प्रत्यर्थी को प्रति प्राप्त होने से इनको प्राप्त होगी जिस दिन इन पे तामील होगी, यानी कि इनको भेजेंगे, घर पे भेज देंगे या वहां पे सामने हाथ में ही दे देंगे प्रति। जिस दिन इसको प्राप्त होने से 30 दिन के भीतर, ये ध्यान रखना है 30 दिन की अवधि है, 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है। सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में अपील में जा सकता है। इसके बाद है सेक्शन 30। जनरली ध्यान रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लोक सेवक होंगे, ये बात ध्यान रखना। ये लोक सेवक की परिभाषा डेफिनेशन कहाँ दी है? सेक्शन 21 आईपीसी के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे, इनको लोक सेवक की संज्ञा दी है, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। और सेक्शन 31 है प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति। संरक्षण आदेश जो कि सेक्शन 18 में हमने पढ़ा था, कोर्ट द्वारा व्यक्ति पीड़ित महिला के आवेदन पर संरक्षण आदेश पीड़ित महिला के पक्ष में सेक्शन 18 में दिया जाता है, तो वो भंग करता है। दूसरा जो पक्षकार है, जो कि रेस्पोंडेंट है, वो भंग करता है, उसका आदेश की पालना नहीं करता है, तो उसके लिए कितना है? 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है या 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। और पीड़ित महिला के आवेदन पे, ये शिकायत पे ही संरक्षण आदेश का भंग वो पालना नहीं कर रहा, पीड़ित महिला आवेदन करेगी, वो मजिस्ट्रेट को करेगी, उसी मजिस्ट्रेट को जिसने ऑर्डर दिया है उसको आवेदन करेगी, और उसकी सुनवाई, मतलब सुनवाई करेगा वो मजिस्ट्रेट, संबंधित मजिस्ट्रेट सुनवाई पे आदेश देगा। और इसके साथ अन्य धाराओं में भी वो उसका ट्रायल कर सकता है, 498 अन्यथा जो भी धाराएं बनी दहेज प्रतिषेध नियम के तहत अन्य धाराओं में भी उसको उस पर मतलब दायित्व अधिरोपित कर सकता है, उसके तहत ट्रायल कर सकता है। और कितना होगा ये ध्यान रखना, 1 वर्ष तक। और धारा 31 में संरक्षण आदेश का भंग है केवल मात्र, ये ध्यान रखना, 1 वर्ष तक या 20,000 रुपये जुर्माना, और इंग्लिश में बोलेंगे या को, और 20,000 रुपये जुर्माना। और धारा 32 कह रही है कि जो 31 का ऑफेंस है वो संज्ञेय व अजमानती है। ये ध्यान रखना, संज्ञेय अपराध कौन सा होता है? संज्ञेय वो होता है गंभीर प्रकृति का मामला होता है, और संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है। दोस्तों दूसरी बात, संज्ञेय कौन सा होता है इस तरह भी समझ सकते हैं, जो सीआरपीसी की अनुसूची में पीछे जो अनुसूची प्रथम अनुसूची दी गई है उसमें शेड्यूल में बता रखा है ये अपराध संज्ञेय है, ये असंज्ञेय है। तो संज्ञेय की एक सूची दे रखी है, उस हिसाब से हमें पता लगेगा कौन सा संज्ञेय कौन सा नहीं। संज्ञेय को सिंपल नॉर्मल भाषा में ये समझ सकते हैं कि संज्ञेय कौन सा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, इसको गंभीर प्रकृति का माना है 31 में। 33 में संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन किया जाना। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है ढंग से, उस पर कर्तव्य निर्वहन पे शास्ति कितनी है? वही है दोस्तों 1 वर्ष तक की तो सजा हो सकती है या 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और संरक्षण अधिकारी द्वारा कारित अपराध का प्रसंज्ञान, यानी कि कोग्निजेंस कोर्ट कब लेगी, संज्ञान कब लेगी, प्रसंज्ञान कब लेगी कोर्ट? संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई परिवाद है तो या तो राज्य सरकार परिवाद करे या राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी परिवाद करे, इनकी पूर्व मंजूरी से, यानी कि कहने का मतलब ये खुद कर दे या इनकी पूर्व मंजूरी से परिवाद दायर होगा तभी कोर्ट कोग्निजेंस लेगी, अन्यथा कोग्निजेंस नहीं लेगी। ये एक तरह से संरक्षण अधिकारी को एक तरह की प्रोटेक्शन है। ऐसे तो हर कोई परिवाद कर देगा, परिवाद जब भी दायर होगा जब राज्य सरकार करेगी या उनके प्राधिकृत कोई अधिकारी की पूर्व मंजूरी से, सरकार की पूर्व मंजूरी से करेंगे, इनके द्वारा परिवाद दायर होगा तब भी कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी। और इसके बाद है सेक्शन 35 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। जो भी ऊपर प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने पढ़ा है वो सद्भाव पूर्वक मतलब गुड फेथ में कोई कार्रवाई करते हैं, मतलब बिना किसी बेईमानी के, तो उनको संरक्षण दिया गया कि भाई हर कार्रवाई के लिए उनको दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता, उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो उनके लिए अगर वो सद्भावपूर्वक अच्छे से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, फिर कोई उनसे गलत हो जाता है तो उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके बाद है 36 अधिनियम से किसी भी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं होगा। कहने का मतलब ये अधिनियम जो है किसी और लो महिलाओं के लिए अलग से बने हुए हैं, उनको मतलब डेरोगेट नहीं करेगा, उनको कम नहीं करेगा। वो अधिनियम अपनी जगह रहेंगे, वो सही है। और जो भी इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति 37 में दी गई। ये क्वेश्चन आ सकता है, नियम बनाने की शक्ति इसमें कौन बना सकता है नियम? तो इस अधिनियम के नियम सेंटर का एक्ट है, देखो केंद्र सरकार का ये एक्ट है, तो केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। ये ध्यान रखना खास, केंद्र सरकार ना कि राज्य सरकार नियम वो बनाएगी। नियम क्या बना सकती है? नियम संरक्षण
अधिकारी जो नियुक्त होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त होते हैं, उनके मतलब जो भी अनुभव, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी उनके बारे में, और घरेलू घटना जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू इन घटना रिपोर्ट है, उनका मतलब प्रारूप क्या होगा, वो किस तरह उनकी रीति होगी, और मजिस्ट्रेट को आवेदन कैसे किस प्रारूप में होगा, इनसे संबंधित, और सर्विस प्रोवाइडर जो सेवा प्रदाता है उनके बारे में, और अन्य कर्तव्य जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य उनको बढ़ा सकता है, उनके कर्तव्य को निर्धारित कर सकता है, कोई रिलीफ है उसके बारे में नियम बना सकता है, और जो भी नोटिस तामील है, नोटिस मतलब दूसरे पक्षकार पे तामील करवाना है, उन संबंधी नियम बना सकती है। और इस तरह शपथ पत्र का प्रारूप क्या होगा, अन्य कोई भी जो विषय हैं उनके नियम बनाएगी। इसके संबंध में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो इस तरह दोस्तों हमने महिला और बाल अपराध से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आज के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक्ट है। इसमें से आपको कम से कम कोई भी एग्जाम देख लीजिए, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन, 3 या 4 भी मिल सकते हैं, क्योंकि आज के दौर का देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। और इसको आप इस तरह शॉर्ट में एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको लगभग ये पूरा एक्ट याद हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार जो मैंने आपको इंडेक्स समझाया है इसको याद कर लीजिए। और मैंने ये हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है, ये कोई प्रॉपर जुडिशरी की तैयारी के हिसाब से नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बताई है, सारा डीपली नहीं बताया, ना ही केस लो बताया ढंग से। इसको डीप अगर अपने को अध्ययन करना है तो किसी और लेक्चर के माध्यम से इसको देखो, डीप में पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। ये तो लगभग 1 घंटे का वीडियो बना है, इसको डीप में पढ़ने में कम से कम 7-8 घंटे लग सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमें जो नए नए वीडियो हम डालते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।